गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल्स हमने देखे थे, उसी कंटिन्यूएशन में आज हम चैप्टर 2 के कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। चैप्टर 2 था हमारा फोर्स, वर्क एंड एनर्जी, यानी कि बल, कार्य और ऊर्जा। इसके जो भी टॉपिक्स हैं थ्योरी के, वो हम पहले अपने लेक्चर्स में देख चुके हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप पहले वो लेक्चर्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लें और उसमें जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले ध्यान में हो। तो एक बार आप उन चैप्टर्स को या उन लेक्चर्स को रिवाइज कर लीजिए और उन फॉर्मूलाज को एक जगह नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको रिलेट करने में इजी रहे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, A body of mass 1 kg undergoes a change of velocity of 4 meter per second in 4 seconds. What is the force acting on it? यानी क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक बॉडी है यानी कि कोई पिंड है, वो 1 किलो का है और अपनी वेलोसिटी में यानी कि अपने वेग में 4 सेकंड में 4 मीटर प्रति सेकंड का परिवर्तन करता है। पूछा हमसे गया है कि उस बॉडी पर जो बल लग रहा है वो कितना होगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का वही स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वो सारा हम एक जगह लिख लेते हैं। जो हमें फाइंड आउट करना है यानी कि जो हमें ज्ञात करना है वो लिख लेते हैं कि हमें ज्ञात क्या करना है। फिर जो हमें चीजें दी हुई हैं क्वेश्चन में या जो वैल्यूज हमें दी हुई हैं उनको एक स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम में चेंज करेंगे और यूजुअली हम लेते हैं कि हम उन्हें सुविधा के लिए एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते हैं। मैंने पहले भी बहुत बार आपसे कहा है कि आप उसे किसी भी यूनिट सिस्टम में चेंज कर सकते हैं, एमकेएस में, सीजीएस में, एफपीएस में या फिर एसआई सिस्टम में। जो सिस्टम आपको पसंद हो उसमें सारी राशियों को चेंज करके आप अपना न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये होता है कि यूजुअली हम क्या करते हैं, एसआई सिस्टम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जब हमने एसआई सिस्टम पढ़ा था उस टाइम भी हमने देखा था वो मानक अंतरराष्ट्रीय पद्धति होती है, यानी कि वर्ल्ड वाइड लेवल पर पूरी दुनिया में उसे एक सिस्टम यूनिट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए सिर्फ एक इसी वजह से हम एसआई सिस्टम को यूज करते हैं। बाकी अगर आपको किसी और यूनिट सिस्टम में इजी लगता है तो आप उसमें भी अपने वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। मैं जो चेंज करती हूँ न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम, मैं हमेशा एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करती हूँ, इसलिए आपको पढ़ाते टाइम भी मैं अपनी वैल्यूज को एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करती हूँ। आप इसे किसी भी मेथड से करना चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो जो चीजें हमें दी हुई हैं वो लिख लेते हैं। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, उस वस्तु का द्रव्यमान दिया हुआ है 1 किलोग्राम, तो m का मान हो गया हमारा 1 किलोग्राम। चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी वेग में परिवर्तन क्या दिया हुआ है, वेग में परिवर्तन हम लिखते हैं डेल्टा वी, और डेल्टा वी का मान दिया गया है हमें 4 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया हमारा डेल्टा वी। समय कितना दिया हुआ है 4 सेकंड का, तो t का मान हो गया हमारा 4 सेकंड। अब हमें क्या निकालना है, इस पर एक्ट करने वाले बल का मान निकालना है। अब देखिए, बल का जो सूत्र होता है वो होता है F बराबर m a, यानी द्रव्यमान गुणा त्वरण, ये हमें पता है। अब हमारे पास द्रव्यमान का मान तो है लेकिन त्वरण का मान नहीं है, तो अगर हम किसी भी तरीके से त्वरण का मान निकाल लें, एक्सेलरेशन a का मान निकाल लें, तो हम बल का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, जो वैल्यूज हमें दी हुई हैं उनकी सहायता से हम त्वरण का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि डेल्टा वी अपॉन टी या डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, जैसा आप लिखते हैं। वेग में जितना परिवर्तन हुआ और बट्टा जितना समय लगा उस परिवर्तन में, तो ए आपको मिला डेल्टा वी अपॉन टी। डेल्टा वी का मान है आपके पास 4 और टी का मान भी है 4, तो ए का मान आपको मिल गया 1।
और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो A आपका हो गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जब हमें A का मान मिल गया है तो हम F का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि F क्या होता है, F बराबर m इंटू A होता है। द्रव्यमान m का मान आपके पास है, A का मान आपने निकाल लिया, दोनों के मान रखने पर आपको F का मान मिलता है 1। न्यूमेरिकल वैल्यू मिली आपको F की 1, और हमें पता है बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो इसलिए आपको जो बल मिला वो मिला 1 न्यूटन। तो इस क्वेश्चन में जहां हमें मास दिया हुआ था, वेलोसिटी में चेंज दिया हुआ था और टाइम दिया हुआ था, और हमें फोर्स निकालना था, तो फोर्स के लिए हमें पहले चाहिए एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। त्वरण का मान निकाल लिया, और त्वरण का मान फोर्स के फॉर्मूला में पुट अप करके फोर्स की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ड्राइवर accelerates his car first at the rate of 4 meter per second square and then at the rate of 8 meter per second square. Calculate the ratio of the forces exerted by the engines. क्या पूछा है, क्या कहा है क्वेश्चन में कि एक ड्राइवर है वो अपनी कार को एक्सेलरेट करता है यानी कि त्वरित करता है। सबसे पहले जो त्वरित करता है यानी कि त्वरण का मान स्टार्ट कहाँ से करता है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और उसके बाद उसे बढ़ाकर 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर देता है। अब आपसे पूछता है कि दोनों केसेस में यानी कि जब उसका एक्सेलरेशन त्वरण था 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या हो गई हमारी, एक्सेलरेशन हो गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इन दोनों केसेस में हमें जो बल लग रहे हैं इंजन के ऊपर उसका रेशियो निकालना है। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, त्वरण दिया हुआ है, एक त्वरण दिया हुआ है उसे मैंने मान लिया A1, दूसरा त्वरण आपको दिया हुआ है उसे मैंने मान लिया A2, और आपको निकालना क्या है, बल F1 का मान निकालना है यानी कि पहली परिस्थिति में कितना बल निकल लग रहा है, और उसका अनुपात निकालना है दूसरी परिस्थिति में जितना बल लग रहा है। अब आपको पता है F का मान क्या होता है, m इंटू ए। अगर त्वरण का मान A1 है और उस कंडीशन में बल का मान F1 है, तो F1 क्या होगा, m इंटू A1। इसी तरीके से F2 क्या होगा, m इंटू A2। हमसे पूछा है रेशियो, तो रेशियो क्या होगा, F1 अपॉन F2 हमें निकालना है। तो F1 अपॉन F2 का मान कितना आएगा, F1 की जगह रख देंगे MA1 और F2 की जगह रख देंगे MA2। तो M से M कैंसिल होकर हमें F1 और F2 का अनुपात मिलेगा A1 बटे A2 के बराबर। A1 का मान आपको दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और A2 का मान आपको दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। A1 की वैल्यू रख दीजिए और A2 की वैल्यू रख दीजिए, तो F1 और F2 का रेशियो आपको क्या मिलेगा, 1:2 का, यानी कि 1:2। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, an object of mass 10 gram is sliding with a constant velocity of 2 meter per second on a frictionless horizontal table. What is the force required to keep the object moving with the same velocity? क्या पूछा है कि एक ऑब्जेक्ट है यानी कि एक वस्तु है, द्रव्यमान है उसका 10 ग्राम, और ये वस्तु एक कांस्टेंट वेलोसिटी 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की स्पीड से एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल पर यानी कि घर्षण रहित क्षैतिज सतह पर चल रही है। इस वस्तु का कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि सेम वेलोसिटी के साथ गति करने के लिए आवश्यक बल कितना होगा। यानी हमें क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, सबसे पहले तो हमें दिया है कि उसका जो द्रव्यमान है वो है 10 ग्राम। अब ग्राम है वो सीजीएस यूनिट है, इसे हम सबसे पहले एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर लेंगे। एसआई सिस्टम में द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, तो 10 ग्राम में हमें मिल गए 10 × 10⁻³ किलोग्राम।
इसकी वेलोसिटी कितनी दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमने ये मान लिया कि इसकी जो वेलोसिटी है वो v1 है और वो कह दी हमने 2 मीटर पर सेकेंड। अगली चीज ये क्या कह रहा है कि फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल है। इसका मतलब फ्रिक्शनलेस अगर कोई चीज है यानी कि उसमें कोई घर्षण नहीं हो रहा, तो कहने का मतलब उसके ऊपर कोई भी अवरोधी बल नहीं लग रहा है। जितनी स्पीड से वो गति कर रही है उसे रोकने वाला कोई बल उसके ऊपर कार्यरत नहीं है। फिर पूछता है कि सेम वेलोसिटी के साथ अगर वस्तु को हमें गति करवानी है तो फोर्स कितना होगा। तो सेम वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, हमारी जो v2 है यानी अब जो वेलोसिटी है वो भी कितनी होगी 2 मीटर पर सेकेंड का 2 मीटर पर सेकेंड होगी सेम वेलोसिटी अगर हम माने तो। अब इस कंडीशन में हमें बताना है कि हमें v2 का मान 2 मीटर पर सेकेंड बनाए रखने के लिए, या फिर मैं कहूं उस वस्तु का वेग जो है वो 2 मीटर प्रति सेकेंड बनाए रखने के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा, ये हमें निकालना है। तो जो जो हमें दिया हुआ है वो हमने लिख लिया, मास m का मान लिख लिया, v1 की वैल्यू रख ली, v2 की वैल्यू रख ली। अब देखिए v में परिवर्तन यानी कि डेल्टा v कितना होगा v2 माइनस v1 यानी 0। अब बल क्या होता है, हमें बल निकालना है। बल क्या होता है dp अपॉन dt या कहा जाए डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। यहाँ पर p होता है संवेग और संवेग को आप लिख सकते हो m इंटू v, उस वस्तु का द्रव्यमान गुणा उसका वेग, यानी डेल्टा p को आपने लिख दिया m इंटू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। डेल्टा v का मान आपके पास है 0, इसलिए इस बल का मान भी आपको मिला 0। यानी अगर इस वस्तु को आपको उसी स्पीड से चलाए रखना है तो आपको उसके ऊपर कोई बल नहीं लगाना। ये हमने सॉल्व किया अगर हमें न्यूमेरिकली सॉल्व करना हो, थ्योरेटिकल पेपर में सॉल्व करना हो तो। अगर ऑब्जेक्टिव पेपर है तो हम देखो सीधा सीधा कह सकते हैं कि हमें क्या करना है, वेग में कोई परिवर्तन नहीं करना। वस्तु का द्रव्यमान तो निश्चित होता है, वेग में आपको क्वेश्चन में ही दे दिया कि आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है, साथ में फ्रिक्शनलेस सतह भी दे दी यानी कि उसका वेग किसी भी और वजह से भी कम नहीं हो रहा है। यानी ऑटोमेटिकली अगर वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है वस्तु और उस पर कोई अवरोधी बल भी काम नहीं कर रहा है, तो वो अपनी 2 मीटर प्रति सेकंड की गति को बनाए रखेगी। ना तो आपको उसके ऊपर कोई बल लगाने की जरूरत है, ना तो उसकी गति बढ़ाने के लिए, ना उसकी गति घटाने के लिए। तो आपको कुछ परिवर्तन ही नहीं करना है, तो आपको उसके ऊपर कोई बल लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर इसके ऊपर घर्षण बल कार्य कर रहा होता तो क्या होता, घर्षण बल उसकी गति का विरोध करता है, तो घर्षण बल के कारण उसकी स्पीड कम हो जाती कुछ, और उस कंडीशन में अगर आपको उसकी स्पीड बनाए रखने होती 2 मीटर पर सेकेंड, तो आपको कुछ बाह्य बल लगाना पड़ता। पर क्वेश्चन में ही हमें स्पेसिफाई कर दिया कि कोई अवरोधी बल तो उसके ऊपर लग ही नहीं रहा है, तो अगर उसकी स्पीड को रोकने वाला कोई बल नहीं लग रहा है तो हमें उसकी स्पीड को बनाए रखने के लिए कोई भी एक्सटर्नल एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, वस्तु अपने आप अपनी स्पीड से गति करती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हॉकी बॉल ऑफ मास 0.2 kg traveling at 10 meter per second is struck by a hockey stick so as to return it along its original path with a velocity of 2 meter per second. Calculate the change of momentum occurred in the motion of the hockey ball by the force applied by the hockey stick. क्या कह रहा है सवाल में, एक हॉकी की बॉल है, उसका द्रव्यमान आपको दिया गया है 0.2 किलोग्राम और वो ट्रेवल कर रही है यानी कि गति कर रही है 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। अब वो हॉकी से जाके टकराती है, हॉकी की जो स्टिक है उससे जाके टकराती है और हॉकी स्टिक से चोट खाकर, मतलब टकराकर चोट खाकर अपने ओरिजिनल पाथ पर ही वापस लौट जाती है। यानी कि जिस रास्ते से वो आई थी हॉकी स्टिक से टकराती है और उसी रास्ते पर वापस लौट जाती है, और इस समय इसकी वेलोसिटी आपको दी गई है 2 मीटर पर सेकेंड।
अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द चेंज ऑफ मोमेंटम occurred in the motion of the hockey ball by the force applied by the hockey stick। यानी हमें चेंज ऑफ मोमेंटम यानी संवेग में परिवर्तन की दर हमें संवेग में परिवर्तन निकालना है। किसका? उस हॉकी बॉल का। और ये संवेग में परिवर्तन होगा किस वजह से? क्योंकि जो हमारी हॉकी स्टिक है वो उस बॉल के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करती है, इसकी वजह से उसके संवेग में परिवर्तन होगा और हमें उसका मान निकालना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो जो चीजें दी हुई हैं वो लिख लेते हैं। तो मास हमें, द्रव्यमान हमें कितना दिया हुआ है हॉकी बॉल का? 0.2 किलोग्राम। एसआई सिस्टम में है इसलिए हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो मास हो गया हमारा, m हो गया 0.2 किलोग्राम। उसकी स्पीड जो है, प्रारंभिक वेग जो है उसका, वो मैंने मान लिया कि u होता है। इस बॉल का प्रारंभिक वेग है वो u है। आप इसे v1 भी ले सकते हैं। u का मान हमें कितना दिया हुआ है? 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद जब वो हॉकी स्टिक से जाके टकरा गई, उसके बाद वो रिटर्न हो जाती है, उस कंडीशन में उसका जो वेग है वो मैंने मान लिया कि v है। आप इसे v2 भी ले सकते हैं। तो v का मान हमें दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन साथ में आप देखिए कि हॉकी स्टिक से टकराने से पहले जब जो इसकी वेग की दिशा थी, टकराने के बाद उसकी वेग की दिशा उल्टी हो जाती है, पहले वाली दिशा के विपरीत हो जाती है। इसलिए ये जो बाद वाला वेग है उसको हम लिखते हैं -2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड तो उसकी वैल्यू दी हुई है, माइनस साइन हम लगा देते हैं क्योंकि पहले वाले वेग की दिशा और दूसरे वाले वेग की दिशा आपस में उल्टी है। तो अगर पहले वाले वेग को मैंने प्लस लिया है तो दूसरे वाले वेग को माइनस ले लिया जाता है। तो यहाँ माइनस क्यों लिया गया है? क्योंकि इस वेग की दिशा पहले वाली के विपरीत दिशा में है। अब हमें क्या निकालना है? संवेग में परिवर्तन निकालना है। संवेग को हम p से लिखते हैं और परिवर्तन को डेल्टा से लिखते हैं। तो यानी हमें निकालना क्या है? डेल्टा p का मान निकालना है। डेल्टा p क्या होता है? p2 माइनस p1, यानी कि बाद वाला संवेग माइनस पहले वाला संवेग, परिवर्तन इतना ही होगा। p2 क्या होगा? बाद वाला संवेग यानी कि m इंटू v। और P1 क्या होगा? पहले वाला संवेग यानी कि m इंटू u। दोनों में से m कॉमन आ जाता है तो डेल्टा P हमें मिला m इंटू v माइनस u। m का मान रख दीजिए, v का मान रख दीजिए और u का मान रख दीजिए। तो डेल्टा P की वैल्यू हमें मिलती है -2.4 और इसका मात्रक क्या होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ये यहाँ भी डेल्टा पी के अंदर भी माइनस साइन आ रहा है। माइनस साइन हमें क्या बताएगा? माइनस साइन हमें बताता है कि ये जो हॉकी स्टिक की से टकराने के बाद उस बॉल की जो गति है या उस बॉल का जो मोमेंटम है, जो संवेग है, वो चेंज हो जाता है, उसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है। इस दिशा को बताने के लिए माइनस साइन का यूज किया जाता है, या फिर वाइस वर्सा कहा जाए तो ये माइनस साइन बताता है कि उस बॉल के संवेग की जो दिशा है वो परिवर्तित हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 4 हम देखते हैं। Two objects of masses of 100 gram and 200 grams are moving in along the same line and direction with velocities of 2 meter per second and 1 meter per second respectively. They collide and after collision, the first object moves at a velocity of 1.67 meter per second. Determine the velocity of the second object. क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? दो ऑब्जेक्ट्स हैं यानी दो वस्तुएं हैं जिनके द्रव्यमान है 100 ग्राम और 200 ग्राम और वो एक ही रेखा के अनुदिश गति कर रही हैं और उनके वेग हैं 2 मीटर प्रति सेकंड और 1 मीटर प्रति सेकंड क्रमशः। यानी पहले वाली वस्तु का 2 मीटर पर सेकंड और दूसरे वाली वस्तु का 1 मीटर पर सेकंड।
अब आगे दिखाया है दे कोलाइड, यानी कि दोनों आपस में टकराती हैं, और टकराने के बाद जो पहला ऑब्जेक्ट है, पहली वस्तु है, वो 1.67 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से गति करती है। तो हमें दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालनी है। वही हमारा स्टैंडर्ड पैटर्न क्वेश्चन को सॉल्व करने का। कैसे सॉल्व करेंगे? पहले जो चीजें दी हुई हैं वो लिख लेते हैं। तो हमें दिया हुआ है, मान लिया कि पहली वस्तु है मेरी वस्तु 1 और दूसरी वस्तु है वस्तु 2। तो पहली वस्तु की जो चीजें होंगी उसे मैं 1 के सब्सक्रिप्शन के साथ लिखूंगी, और दूसरी वस्तु होगी उसके लिए 2 का यूज किया जाएगा। जैसे द्रव्यमान पहली वस्तु का होगा वो m1, वेग होगा वो v1, टक्कर से पहले का वेग होगा वो u1। इसी तरीके से दूसरी वस्तु के लिए उसका द्रव्यमान होगा m2, वेग होगा v2, टक्कर से पहले का वेग होगा u2। तो देखिए सबसे पहले द्रव्यमान m1 हमें दिया हुआ है 100 ग्राम, एसआई सिस्टम में चेंज करते हैं तो 0.1 किलोग्राम। m2 हमें दिया हुआ है 200 ग्राम, एसआई सिस्टम में चेंज किया तो 0.2 किलोग्राम। उसके बाद मैंने मान लिया कि जो कॉलिजन हो रही है, यानी कि जो टक्कर हो रही है, उससे पहले के वेग जो है वो तो है u1 और u2, और टक्कर के बाद के जो वेग हैं वो हैं v1 और v2। तो u1 की वैल्यू है मेरी 2 मीटर पर सेकेंड और u2 की वैल्यू है मेरी 1 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से मुझे दिया गया है कि टक्कर के बाद v1 की जो वैल्यू है वो है 1.67 मीटर पर सेकेंड और v2 का मान मुझे ज्ञात करना है। तो इतनी चीजें हमने लिख ली, ये चीजें हमें क्वेश्चन में दी हुई थी। अब हमें ये पता है कि संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि टक्कर से पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग हमेशा बराबर होता है। संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि अगर किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है या कोई भी एक्सटर्नल काम नहीं किया जा रहा है तो उस वस्तु का संवेग संरक्षित रहता है। अब देखिए बाहर से यहाँ कोई बल नहीं काम कर रहा, क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, तो हम क्या कहते हैं कि ये जो टक्कर हुई है इससे पहले का संवेग और इसके बाद का संवेग बराबर होगा। अब पहले का संवेग मैंने मान लिया p1 है और बाद का संवेग मैंने मान लिया p2 है। तो p1 क्या होगा? वस्तु 1 का संवेग प्लस वस्तु 2 का संवेग टक्कर से पहले, और p2 क्या होगा? टक्कर के बाद का संवेग, और बाद भी किसका? टक्कर के बाद वस्तु 1 का संवेग प्लस टक्कर के बाद वस्तु 2 का संवेग। तो टक्कर से पहले संवेग कितने हो गए? m1 u1, एक वस्तु का संवेग, प्लस दूसरी का होगा m2 u2। इसी तरीके से टक्कर के बाद क्या होगा? m1 v1 प्लस m2 v2। अब आपके पास m1 m2 u1 u2 और v1 इन सब की वैल्यूज हैं। v2 की जगह हमने एज इट इज v2 लिख दिया। कैलकुलेशन करके जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें v2 का मान मिलता है, v2 का मान 1.165 मीटर पर सेकेंड। यानी संवेग संरक्षण के नियम से हमने ये देख लिया कि टक्कर के पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग दोनों बराबर होंगे, और यहाँ से इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हमने v2 का मान निकाल लिया। अब देखिए v2 का मान पॉजिटिव है, यानी कि प्लस है, प्लस के साइन के साथ है। इसका मतलब ये वस्तु सेम डायरेक्शन में गति करेगी आफ्टर कॉलिजन भी, यानी कि टक्कर के बाद भी जिस दिशा में जा रही थी उसी दिशा में गति करेगी। अगर ये माइनस के साइन के साथ होता तो हम ये कह देते कि पहले जिस दिशा से ये वस्तु आ रही थी अब ये वस्तु उस दिशा में वापस जाएगी, यानी कि अपनी दिशा परिवर्तित कर लेगी। लेकिन यहाँ पर प्लस साइन के साथ है, इसका मतलब इसकी दिशा में परिवर्तन नहीं होगा। पहले जिस डायरेक्शन में इसका वेग था u2 था, उसी डायरेक्शन में इसका वेग v2 भी होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। वेलोसिटी was the time graph of a ball of mass 100 gram rolling on a concrete floor is shown below. Calculate the acceleration and the frictional force of the floor on the ball.
यानी क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, यानी कि वेग और समय t के बीच में ग्राफ जो है वो हमें इस चित्र में दिखाए अनुसार दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है, एक बॉल है जिसका द्रव्यमान है 100 ग्राम, और ये बॉल जो है ये कोई कंक्रीट के फ्लोर पर रोल कर रही है, यानी कि गति कर रही है। कहने का मतलब क्या दिया हुआ है कि एक 100 ग्राम की बॉल है जो किसी कंक्रीट के फ्लोर पे गति कर रही है, और उसके वेग और समय के बीच में हमें एक ग्राफ दिया हुआ है जो कि चित्र में दिखाए अनुसार है। अब ये कहता है कि कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द फ्लोर ऑफ द बॉल। तो हमें त्वरण निकालना है और घर्षण बल का मान निकालना है उस फ्लोर का, यानी वो जो फ्लोर है, जो फर्श है, वो उस बॉल के ऊपर कितना घर्षण बल लगा रहा है और उस बॉल का त्वरण, ये दो चीजें हमें निकालनी है। हमें द्रव्यमान दिया हुआ है 100 ग्राम का, तो m का मान हो गया हमारा 100 ग्राम और उसको SI सिस्टम में चेंज कर लिया, यानी कि 0.1 किलोग्राम। ये एक चीज हमें दी हुई है, बाकी हमें ग्राफ दिया हुआ है, तो इसको देख के हमें आगे कैलकुलेशन करनी है। तो ग्राफ से हमें क्या दिख रहा है, सबसे पहले देखिए जो v वाली अक्ष है, y एक्सिस जो है उस पर वेग बनाया हुआ है। तो जब भी हमें ग्राफ से कोई चीज निकालनी हो, सबसे पहले तो देखिए त्वरण, वेग और समय के बीच में ग्राफ दिया हुआ है और हमें त्वरण निकालना है। त्वरण क्या होगा, a, और a क्या होता है, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो त्वरण a होगा हमारा डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। अब देखिए ग्राफ में से हम डेल्टा v कैसे निकालेंगे, ग्राफ में कोई भी दो बिंदु ले लीजिए जिसका मान आप साफ साफ निकाल सकें। जो भी ग्राफ आप खींचते हैं उस पर कोई दो बिंदु अपनी इच्छा से ले लीजिए जिनके मान आप निकाल सकते हैं। मैंने मान लिया कि वो जो बिंदु है मेरा ग्राफ पर, वो एक तो मैंने ले लिया y एक्सिस पर जो 80 वाला पॉइंट है, वो वाला जो कि यहाँ सर्कल बना के दिखाया हुआ है, वो वाला सेकंड फिगर में सर्कल में वो वाला पॉइंट ले लिया। दूसरा पॉइंट मैंने लिया जो लास्ट पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, यानी कि समय t वाली जो एक्सिस है उसके ऊपर जो 8 वाला पॉइंट है, वो वाला। तो देखिए पहले बिंदु के लिए मेरा एक v का मान कितना होगा, 80। ग्राफ से हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। पहला जो बिंदु है जो y एक्सिस पे मैंने लिया है उसके लिए v का मान कितना है, 80। और दूसरे बिंदु के लिए जो कि x एक्सिस पर मैंने लिया है उसके लिए v का मान कितना है, ग्राफ से 0। तो यानी कि मेरे v के दो मान मुझे मिले, v1 और v2, जिनके मान मुझे मिले 80 और 0। तो डेल्टा v मैं निकाल सकती हूँ। डेल्टा v कितना होगा, v2 माइनस v1, यानी कि 0 माइनस 80, इट मीन्स माइनस 80 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे निकालने हैं, चाहिए मुझे डेल्टा t का मान चाहिए। डेल्टा t के लिए मुझे चाहिए t1 और t2, दो चाहिए, दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो मुझे डेल्टा t मिल जाएगा। पहला जो बिंदु है उसके लिए डेल्टा t का मान उसके लिए t का मान कितना है, ग्राफ से देखिए 0। और दूसरा जो बिंदु है उसके लिए t का मान कितना है, 8। तो t का मान कितना होगा, t2 माइनस t1, यानी कि 8 माइनस 0। तो डेल्टा t मुझे मिला 8 सेकेंड का। अब मेरे पास डेल्टा v भी है और डेल्टा t भी है, तो हम a का मान निकाल सकते हैं। a का मान कितना है, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, यानी माइनस 80 अपॉन 8, यानी कि माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमें मिल गया त्वरण a। अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, दूसरी चीज हमें निकालनी है फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, F, और F हम कैसे निकाल सकते हैं, m इंटू ए के बराबर। m हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, a का मान हम अभी ग्राफ से निकाल चुके हैं, तो F हमें मिला m a, यानी कि 0.1 इंटू माइनस 10। सॉल्व करेंगे तो मिलेगा F का मान हमारे पास -1 न्यूटन। अब यहाँ माइनस साइन क्या बता रहा है, घर्षण बल है। घर्षण बल है तो वो हमेशा गति का विरोध करता है,
और विरोध के कारण यहाँ माइनस साइन आ रहा है। या जैसा आपने पिछले क्वेश्चन में देखा कि ये विपरीत दिशा में लगता है, विपरीत दिशा में लगता है इसलिए अंडरस्टूड है कि वो उसका विरोध करेगा। तो दोनों बातें वाइस वर्सा हैं, एक दूसरे के सिमिलर हैं। बल F का मान आपको मिल गया -1 न्यूटन। तो अगर ऐसा ग्राफ का कोई क्वेश्चन आता है तो भी आप उससे अपना आंसर निकाल सकते हैं। करना क्या है, हमें बस ग्राफ में 2 पॉइंट्स लेने हैं, कोई भी 2 पॉइंट जिससे हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकें। अब देखिए अगर आप बीच के कोई 2 पॉइंट लेते तो हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाते, और ये जो 2 सिंपलेस्ट पॉइंट हैं इनके ऊपर हमें V और T के मान साफ साफ नजर आते हैं ग्राफ पे। तो V और T के मान कोई भी ऐसे 2 पॉइंट ले लीजिए, अगर आप कोई 2 और ऐसे पॉइंट ले सकते हैं जिनसे आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है तो आप उन दोनों से भी आंसर निकालेंगे तो भी आपका सेम ही आंसर आएगा। तो हमेशा अगर कोई ग्राफ से चीज निकालनी है तो क्या करना है, ग्राफ पे कोई 2 पॉइंट लेने हैं, उन 2 पॉइंट्स के संगत वैल्यूज नोट करनी है और फिर अपने आंसर को आगे प्रोसीड करना है। आई थिंक आपको क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। आज के लेक्चर में हमने 5 न्यूमेरिकल्स देखे हैं। आई होप कि आपको वो क्लियर होंगे। आगे के टॉपिक्स को कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।